देखो, हम लोगों की जो पुरानी क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने एटॉमिक मास वाले टॉपिक पे बातचीत की थी कि 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए, उनका एटॉमिक मास, राइट। और 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को याद करने का क्या तरीका है। तो अभी एटॉमिक मास पे तो खूब बातचीत हो गई। अभी जो ज़रूरी पार्ट है वो है आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते आना चाहिए। तुम्हें एटॉमिक मास क्या होता है ये पता है, उसको निकालने वाली तुम्हें ट्रिक्स पता है, फॉर्मूलेस किस तरीके से बनाते हैं तुम्हें ये पता है, नाम दिया है तो फॉर्मूला बनाओ या फॉर्मूला दिया है तो नाम लिखो ये पता है। अब जो तुम्हारे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, ये उन्हीं सारे टॉपिक्स को सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ली जा रही है, ताकि उस वक्त जब तुम न्यूमेरिकल बनाओ तो तुम्हें कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालते नहीं आता। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा कर दे रही हूँ और ये वाला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास का तुम्हें कॉपी चेकिंग के दौरान होमवर्क है, मतलब वीडियो देखने के बाद इसकी कॉपी चेकिंग तुम्हें करवानी है। ठीक है, चलो। तो मॉलिक्यूलर मास देखो, पहले निकालना है H2 का, O2 का, Cl2 का, CO2 का, CH4 का, C2H6 का, C2H4 का, NH3 का, CH3OH का, एक एक करके तीन मतलब जितने भी हैं उनको निकालना शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ज़रूरी है कि एटॉमिक मास याद हो। तो वो जो लिस्ट तुम्हें बना के दी थी वो तुम्हें याद होनी चाहिए। खैर मुझको तो याद है क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ ना काम। तुम लोगों को टाइम लग सकता है, तो अगर स्टार्टिंग में तुम रेफ़र करो उस लिस्ट को, ठीक है, देखो, बट बाद में हमेशा अपनी आदतें ज़रूर डालना कि जब भी कोई तुम्हें एटॉमिक मास जानने की नीड पड़े तो एटलीस्ट 1 से 20 तक के एलिमेंट्स लिखो और वाया ट्रिक उनको सॉल्व करके उनके आंसर को निकालो। ठीक है, देखो H2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करना है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको MM लिख रही हूँ, पेपर में आप इसको पूरा लिखोगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इक्वल टू, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी H2 लिखा है MM। अब अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप ये देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे आपके पास अगर H2 है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक है 2 इंटू, ठीक है, एटॉमिक मास, किस चीज़ का एटॉमिक मास, आपके हाइड्रोजन का। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो आपको एक का अगर आप निकाल लेंगे, आप उसको डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का तुम्हारे पास कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 2, ख़त्म। ठीक है, अच्छा, वैसे ही एक करके तुम्हें बाकी कैलकुलेट करना है। O2 का मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। Cl2 का मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रही हूँ। चलो CO2 वाला मैं निकाल के दिखाती हूँ। CO2 को निकालेंगे तो अब मॉलिक्यूलर मास CO2, तो आप ये देखिए ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। तो एक C है और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, पहले C तो एक ही है ना, तो 1 इंटू एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में मैं AM लिख रही हूँ, किसका, C का, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो तुमने ये जो लिस्ट याद की है, उस लिस्ट में तुम्हें ये पता है कि जो कार्बन होता है उस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 इंटू 12, ब्रैकेट में डाल देना, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने उसमें याद किया कितना होता है, 16। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 32, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। सो देयरफॉर यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना निकल के आ गया, 44। ठीक है, ये आ गया। तो क्या ये कर लोगे कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हो तो किस तरीके से तुमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सिमिलरली CH4 का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। C2H6 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, C2H4 का होमवर्क है, NH3 का होमवर्क है, मैं ये वाला करके दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखो CH3OH में आते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास आपको किसका निकालना है, CH3OH का।
तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते वक्त बस इतना ध्यान में रखो कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो एक कार्बन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ 3 और यहाँ 1। ऐसा नहीं कि मैडम वो उसका हाइड्रोजन है वो उसका हाइड्रोजन है तो अलग 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 अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। टोटल हाइड्रोजन कितने आप वो देखिए, तो टोटल तो 4 है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन तो एक ही है तो 1 इंटू एटॉमिक मास किसका, आप लोगों के ऑक्सीजन का, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो आ जाएगा 1 इंटू 12, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 1, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 इंटू आपका कितना 16। तो एक कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज़ 20 और 20 प्लस 12 दैट विल बी 32। तो यहाँ से आपके पास जो CH3OH है इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर कितना आ गया 32 आ गया। बस यही मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट होता है। जिस बंदे या बंदी को एटॉमिक मास निकालना आता है उसके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ होमवर्क में दिए हैं। मॉलिक्यूलर मास लिख कर आए या तुम्हें मोलर मास निकल आए, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, निकालने का तरीका दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने में कोई दिक्कत है। हाँ, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो 2 केसेस में फॉर्मूले पता होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर अपन इसके कंसेप्ट के ऊपर अगर बात करें, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मान के चलते हैं, मॉलिक्यूलर बोलो या फिर आप मोलर बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, अगर आपको मॉलिक्यूलर या मोलर मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि कितना ये कितना वो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो हिंदी पुअर हो सकती है तो उसको जो भी है रख लो अपने पास। अब फॉर्मूला हमें कैसे पता होगा, 3 चीज़ें हैं। पहली, या तो आपको दिया होगा, ठीक है, या तो आपको चीज़ें क्या होंगी, दिया होगा पहले से आपको फॉर्मूला। दूसरा होगा, जैसा कि हमने लास्ट वाली क्लास की थी कि आपको नाम दिया होता है, आप उस नाम से फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, नाम से फॉर्मूला बनाते हो, ये एक हो सकता है। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है वो ये है, ठीक है, आपका ये है कि आपको ना नाम से फॉर्मूला बना पा रहे हो, ना ही आपको फॉर्मूला दिया है। जैसे कल को कोई कह देगा लाइन, तो तुम लाइन का कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि लाइन का तो आप फॉर्मूला बना भी नहीं सकते ना, कैसे बनाओगे। अगर कैल्शियम ऑक्साइड लिख के देता तो बना लेते, अभी लाइन लिख के दिया है तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसी कई पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं जहाँ पे आपको पता ही ना हो उस चीज़ का फॉर्मूला। तो देखो ऐसे जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ में अभी तुम और केमिकल्स पढ़ोगे, 9th में तो खैर इस चैप्टर से शुरुआत हो रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तुम्हारे पास ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस तुम्हें अपने दिमाग में स्टोर करने पड़ेंगे, अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी। तो थोड़ा उन चीज़ों को स्टोर करना है, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि इनके यूनिट्स हम क्या दें, ठीक है, इनकी यूनिट्स हम क्या लिखेंगे। तो देखो यूनिट्स के बारे में अगर मैं कमेंट करूँ तो जब हम लोग एटॉमिक मास वाला पार्ट पढ़े थे तो पुराना ज़माना जो था उसमें AMU ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। जो नया ज़माना आया उस नए ज़माने में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था दैट वाज यू। पहले बोला जाता था AMU और अब बोला जाता है ओनली यू, तो आप वो इस्तेमाल करते हो। या फिर एक और होता है क्या, ग्राम पर मोल, आप ये भी इस्तेमाल करते हो। सो 2-3 तरीके हैं उसकी यूनिट लिखने पर, बट पहले ज़रूरी है कि कैलकुलेशन करनी आ गई, उसके बाद आप यूनिट वगैरह के बारे में सोचते बैठना, नहीं तो पता चले कि कैलकुलेशन के ही नहीं आती और यूनिट के बारे में अपना दिमाग खर्च कर लियो। अब इसी में देखो एक तीसरी चीज़ भी देखने को मिलती है दैट इज़ फॉर्मूला यूनिट मासेस। अब तुम्हें लगेगा ये क्या नई बला है,
ये कुछ नहीं है। कैसा है, ये जो फॉर्मूला वर्ड है ना, फॉर्मूला यूनिट वर्ड, यूनिट मासेस, ये वर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। इसे किसके लिए यूज़ करते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट आ रहा होगा कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसीलिए मैंने कहा था पहले भी कि कायदे से वो चैप्टर आगे होना चाहिए और ये चैप्टर पीछे होना चाहिए, बट खैर अब जो सीक्वेंस है मुझे वही फॉलो करना होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे BKVV है, वो क्या करती है, 4 चैप्टर पहले पढ़ाती है। सांदीपनी भी आई थिंक 4 चैप्टर पहले पढ़ाती है, बट बाकी जितने भी स्कूल्स हैं वो 3rd पहले पढ़ाते हैं, तो इसलिए अपन ने भी 3rd किया। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl एंड ऑल, उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मासेस, बट इसको भी निकालने का वही सेम तरीका है, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा बस, और तरीके में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं। ठीक है, ओके। तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ों के आपको एटॉमिक मासेस दिए हैं, जैसे आपको जिंक का एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे केस में क्या है, आप उस चीज़ को यूज़ करो। लेकिन जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो मतलब मैंने ये ट्रिक्स जो बताई है वो कहाँ तक बताई है, 20 तक बताई है। तो जिंक का हो सकता है कि इंसान को याद ना हो। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT से ही लिया गया है, तो ऐसे केस में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको जिंक का एटॉमिक मास याद हो। तो कुछ स्कूल में टीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ये जिंक का एटॉमिक मास लिख कर ना दें, तो इन दैट केस आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। कार्मेल में एक्चुअली ऐसा किया था उन्होंने 3-4 साल पहले, चैतन्य वाली बैच में। उन्होंने क्वेश्चन में, उनका 1 मार्क का क्वेश्चन ही था एक्चुअली, ये जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ जिंक, ख़त्म। ये उनका क्वेश्चन ही था, मतलब जो चीज़ NCERT में दी है उसी का उन्होंने क्वेश्चन उठा के दे दिया था। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये भी तुम्हें चेक कराना है। बस इससे मैंने क्या बताया कि जो वर्ड है फॉर्मूला यूनिट मास, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने भी किया यूनिट देते वक्त। अच्छा, अब इनकी यूनिट क्या लिखेंगे, जैसे पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है ना, अब उसकी कुछ यूनिट वगैरह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। तो यूनिट आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे ग्राम पर मोल। इसकी मैं थ्योरी तुम्हें अच्छे से बताई हूँ कि ग्राम पर मोल को ग्राम पर मोल क्यों लिखते हैं। लेट से अभी कोई ऐसा हो सकता है कि जो अभी उस स्टेज तक ना पहुँचा हो मोल कंसेप्ट में कि मैडम इसको आपने ग्राम पर मोल ही क्यों लिखा, तो उसको भी सिखाया जाएगा। बट अभी आप याद रखिए इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है ग्राम, बेसिक मैथ्स लगाते हुए मोल की पावर में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है, ये 1 अगर इस मोल को मैं ऊपर लेके जाऊंगी, इंडाइसेस के अगर मैं यहाँ रूल्स डिस्कस करूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर मोल ऊपर जाके बन जाएगा मोल की पावर -1। और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे ग्राम मोल इनवर्स, ये ऐसा इसको रीड करते हैं, क्योंकि ऊपर जाके वो निगेटिव हो गया ना। और वैसे ही अगर इसको रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, ग्राम पर मोल, मतलब जो अपॉन होता है उसको अपॉन नहीं बोलते, उसको पर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास आया है, मान के चलते हैं 324, तो आप लिखोगे 324 ग्राम मोल इनवर्स। ये